नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। यहां पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं। मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। यही इनकी साजिश है। आप ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या? साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। इसे लेकर हमने आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शाह आलम से बात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान की कड़ी निंदा की। सुनते हैं शाह आलम ने क्या कहा। कल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बाराबंकी गए थे। वहां पे उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने एक बात कही कि अगर इस चुनाव के बाद केंद्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाए और रामलला फिर से टेंट में चले जाए। इस पर ये बयान नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे इंसान से इस तरह के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अफसोस होता है और बहुत शर्म लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए एक प्रधानमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे। ये चीज साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, ना ही अखिलेश और राहुल जी की सरकार बन रही। देश में जो सरकार इस बार गठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा कि मोदी जी को याद आया अंबानी और अदानी का, कि कांग्रेस को टेम्पू भर भर के पैसा दिया जा रहा है। यानी ये साफ है कि नरेंद्र मोदी का दिमाग अब खराब होने जा रहा है, क्योंकि चौथे चरण का जब चुनाव हुआ और उसके बाद जब 5वें चरण का चुनाव अंतिम जगह पे जा रही है तो आज देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी का, भाजपा का कोई भी बड़ा नेता किसी जगह पे ये कहा हो कि महंगाई बढ़ी, हम महंगाई के लिए सोचेंगे, हम शिक्षा के लिए देखेंगे, हम रोजगार, जो आज देश के लोग जो आज बेरोजगार है उसके लिए सोचेंगे। लेकिन नहीं, इस तरह का प्रधानमंत्री का बयान देना ये बहुत शर्म की बात है। देश में ये भड़काऊ भाषण देकर देश में
भाईचारा को ये ख़त्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि रामलला राम मंदिर जो बना है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से बना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और देश के तमाम लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोग ने इस पे समर्थन किया कि सुप्रीम कोर्ट का, खास करके माइनॉरिटी लोगों ने भी ये कोर्ट का सम्मान करते हुए कहा कि रामलला वहाँ पे जब कोर्ट का फैसला आया तो बनना चाहिए। ये बिल्कुल, ये जो बुलडोजर की सरकार जो यूपी में चल रही है ना, ये सरकार भी आने वाला टाइम में जाने वाला है और बुलडोजर का काम वो लोग करते हैं, हम लोग किसी के ऊपर में बुलडोजर नहीं चलाते हैं। तो इनका जो ये बयान है, ये एक्चुअली अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तो इनका ये बयान क्या दर्शाता है? देखिए, 4 चरण का जो चुनाव हो चुका है ना, इसीलिए मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि अब सरकार हमारी बचने वाली नहीं है। ये जो 400 का जो ये लोग आवाज़ दे रहे थे ना, जो 400 का माल 200 में बिकता है ना, ये 200 के नीचे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक अच्छी सरकार बनेगी, वो सरकार देश में शिक्षा के लिए सोचेगी, ये सरकार बेरोजगार जो आज लोग परेशान हैं रोजगार देगी, ये सरकार जो है देश में हिंदू मुस्लिम का जिस तरीके से विवाद इन लोगों ने किया है इसको ख़त्म करेगी, क्योंकि साफ साफ बात है कि अब नफरत की दुकान बंद होने वाली है और मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन को भी देखें तो देखते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। कभी यहाँ के जो ममता बनर्जी हैं, यहाँ गठबंधन की एक नेत्री, वो कहती है कि हम सपोर्ट करेंगे, बाहर से करेंगे, हम लीड करेंगे, हमने इसका नाम दिया है। बयान में तब्दीली आती रहती है। तो क्या अगर पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में अगर कहें तो क्या इंडिया गठबंधन कहीं का रोड़ा भानुमती ने खुदवा जोड़ा टाइप का नहीं हो रहा है? कितना स्थायित्व आएगा इस सरकार में अगर बनती है? देखिए, इंडिया अलायंस में तो ममता बनर्जी है नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की गाड़ी में चढ़ी थी और रास्ते में सीबीआई और ईडी का डर से कि भाईपों को तिहाड़ जेल जाना नहीं पड़े, इसलिए इंडिया गठबंधन की गाड़ी से वो उतर चुकी थी। अब रहा बात कि चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का चुनाव है और 1 तारीख का चुनाव खत्म होते हुए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगा, जब देश का सबसे बड़ा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कौन आएंगे कौन जाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि देश में इस बार जो इंडिया अलायंस में जो लोग सही साथी है, देश में एक अच्छा सरकार बनने जा रहा है, क्योंकि 300 के पार जब हम लोग रहेंगे तो फिर कौन बाहर से समर्थन देगा, किसका समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस और साथ में जो हमारे इंडिया अलायंस के सही साथी है वो लोग इसका फैसला करेंगे। मतलब ये आखिरी सवाल, मतलब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस का हो या इंडिया गठबंधन का जो एक कॉमन नेतृत्व है, वो अगर डिसाइड करते हैं कि ममता बनर्जी उस गठबंधन की हिस्सेदार होंगी, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो, तो बंगाल कांग्रेस इसको मान लेगा? देखिए, जब 300 के पार हो जाएंगे तो बाहर से जो लोग इंडिया गठबंधन में है ही नहीं, जो लोग इंडिया गठबंधन से धोखा दिए हैं, तो उसको तो हमें नहीं लगता कि हमारे AICC के हो या इंडिया गठबंधन में जो लोग बड़े चेहरा है वो लोग बाहर से समर्थन वाले को लेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी,
इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा आज बीएनआर इलाके में स्थित कॉफ़ी हाउस में एक प्रेस मीट की गई। यहाँ पर पार्टी की तरफ से पश्चिम बर्धमान ज़िले के अध्यक्ष दानिश अजीज़, उपाध्यक्ष इजाज़ अहमद सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इजाज़ अहमद ने कहा कि कल एक चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि धार्मिक किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी स्कीम, उनकी परियोजनाएं ख़त्म नहीं होंगी। इजाज़ अहमद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस माफ़ी मांगे। वहीं पार्टी के ज़िला अध्यक्ष दानिश अजीज़ ने भी ममता बनर्जी के इस बयान की कड़ी निंदा की। साथ ही आसनसोल में चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी को टीएमसी की साजिश करार दिया। हम लोग यहाँ पे प्रेस मीट करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो मीडिया के साथी हैं, उन्होंने यहाँ आना पसंद किया, और साथ ही साथ पूरे शिल्पांचल वासियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज जो मुख्य कारण है, जो खास वजह है प्रेस मीट करने का, कि कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा जो हमारे मगरबी बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो किसी सभा को संबोधित कर रही थी। एक वीडियो हमारे सामने आया, उसमें उन्होंने बताया कि उनके ये वीडियो है। बंद कर दो। क्या है वीडियो में? इस वीडियो में मुख्यमंत्री बतला रही है कि उनका 67 स्कीम वो जो बंगाल में चला रही है वो रहेगा बाकी, और ये जो धार्मिक किताबें हैं, बाइबल, गीता और कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 67 स्कीम बाकी रहेगा उनका। देखिए, ये कहीं ना कहीं मतलब जो मगरबी बंगाल के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, जिनका एक धर्म आस्था जो होता है उसको आहत करने की बात है। हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो हमारे मेंबरान हैं, हम लोग एक मजहब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। देखिए, मुल्क हिंदुस्तान, इसकी पहचान है कि एक 200 किलोमीटर जाने के बाद एक भाषा चेंज हो जाता है, लिबास चेंज हो जाता है। इतने जाति मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं मुल्क नहीं मिलेगा जहां इतने विभिन्न रूप से भाषा बोलने वाले, लिबास पहनने वाले लोग हैं। ये हमारे मुल्क का पहचान है। लेकिन वहीं पे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्म को लेकर, जाति को लेकर राजनीति करती है, सियासत करती है। आपने देखा कि हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कहीं मतलब कितने जगह से अपने ये सभा को संबोधित करते हुए बताया कि हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो खतरे में है, उनका मंगलसूत्र खतरे में है। ये धर्म का राजनीति। उसी तरह से मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी जो मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराती है,
भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के नाम से हिंदू को डराते हैं। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारा का सारा स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। ममता बनर्जी वहीं पे मगरबी बंगाल में मुसलमानों को बताती है कि बीजेपी आ जाने से बंगाल खराब हो जाएगा, और इलेक्शन 4 चरण में इलेक्शन हो गया, 3 चरण का इलेक्शन बाकी है, और ये सब जुमला इनका आरएसएस वाला जो जुबान है ये सामने आने लगा कि धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। ये सब साबित यही होता है कि कुरान खत्म हो जाएगा, बाइबल खत्म हो जाएगा, गीता खत्म हो जाएगा और मेरा स्कीम बाकी रहेगा। मैं अपने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान जिले का MIM का एक रुकन होने का नाते, एक मेरा मतलब जो ओहदा है और एक जो मैं मेंबर हूं उसके नाते मेरा ईमान का हरारत बोलता है कि रहती दुनिया तक कुरान था, है और रहेगा। आप खत्म हो जाओगी, आपका हुकूमत खत्म हो जाएगा, आपका स्कीम खत्म हो जाएगा। आपसे पहले कितने वजीर आला है आज मट्टी के सपुर्द है। आपने देखा कि बंगाल एक ऐसा बंगाल था जिसके वजह कर मतलब ये ज्योति बासु जिस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो 2002 में जब दंगा हो रहा था गुजरात में, वहां के लोग बोल रहे थे कि मुझे सेफ जगह जाना है, मीडिया कर्मियों को बता रहे थे कि मुझे सेफ जगह जाना है, आप लोग कोशिश करके मुझे बंगाल पहुंचा दे। ऐसा बंगाल था। उस बंगाल को आपने चोरों का अड्डा बना दिया, उस बंगाल को आपने माफियाओं का अड्डा बना दिया। आपने तालीम की चोरी की, आपने बालू की तस्करी की, आपने लोहा चोरी किया। आप बतलाते हैं कि हमारा स्कीम बाकी रह जाएगा। दिन आपका जब लोगों का जब बैठे थे उन्हें जब लोगों का खराब वक्त आता है ना, जब लोग अपना आपे से बाहर होने लगते हैं, सत्ता के नशे में आ जाए। यहाँ सत्ता के नशे में जब आप चूर हो जाते हैं ना, तब अल्लाह आपको जुबान से ये सब बात निकलवाना शुरू कर देता है। आपको लोगों ने वोट दिया, लेकिन ये चेहरा, ये जो आपका बात अगर 2-4 दिन पहले आ जाती ना तो बंगाल वाले आपको दिखला देते। ये शरीयत के साथ छेड़छाड़ मुसलमान तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने बाइबल और गीता के लिए भी बोला, ये भी हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। आप धार्मिक जो किताबें हैं उससे हट करके, धर्म से हट करके राजनीति करें। इस टाइप की राजनीति आप करेंगे, आपका खात्मा होने वाला है। ये बौखलाहट आपके सामने नजर आ रहा है। आपने जो चेहरा दिखाया है ये चेहरा चलने वाला नहीं है, ये चेहरा आपका खत्म होने वाला, ये लोग जान चुके हैं। और आपका पागलपन का अलामत है जो ये सब बात आप बोल रही है। मैं चैलेंज करता हूं और मैं ये भी डिमांड करता हूं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आप इस बात पे माफी मांगे, वरना हम लोग तो आज प्रेस मीट कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और खास तौर से मैं उन आइम्मा को बोलता हूं जो चाटुकारिता कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि झोली भर भर का आप वोट दें ममता बनर्जी को। मैं उन मौलानाओं का बोलते कि आपका ईमान का हरारत कहाँ गया? क्या आप चुप रहेंगे? तबले का थाप पे जब अजान बनाया जा रहा था तब आप चुपचाप थे। आज जब कुरान को खात्मा का बात कर रही है ममता बनर्जी, तब भी आप चुप रहेंगे? ये बात समझना होगा, आपको जमीन में उतर के काम करना होगा, नहीं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा जोर और शोर का साथ। हमारे सदर दानिश अजीज साहब यहाँ मौजूद है, अपनी बातों को रखें। देखिए, बोलने और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मसला आज जो हमारा मौजूदा हालात है पश्चिम बंगाल का, जिसमें माने खुलेआम दिखाया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक वर्ग जिसका वोट ले रही हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं ढकेलते हुए नजर आ रही। और सिर्फ उन्होंने कुरान की तौहीन नहीं की, उसके साथ साथ उन्होंने रामायण, बाइबल, ग्रंथ साहिब, कहीं ना कहीं हर एक वर्ग के किताबों को मजाक बनाकर उन्होंने अपने स्टेज से, एक पब्लिक मीटिंग से ये मैसेज दिया कि वो क्या करना चाह रही है। वो खुलेआम तौर पे कह रही हैं कि उनका स्कीम्स खत्म नहीं होगा, लेकिन तौबा करके बोलता हूँ, कुरान खत्म हो जाएगा, रामायण खत्म हो जाएगा, ग्रंथ साहिब खत्म हो जाएगा, बाइबल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका स्कीम खत्म नहीं होगा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी आपको बोल रहे थे, तो मैं उनके बातों पर तायद करते हुए आपको बोलना चाहता हूँ, और आप मीडिया के माध्यम से उन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप हमें दिखाना क्या चाहती हैं और हमें करना क्या चाहती हैं? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि उन्होंने जो स्कीम्स दिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों तक, वो स्कीम क्या ममता बनर्जी अपने घर से लेकर आई थी? कालीघाट के उस घर से लेकर आई थी क्या? तो इस चीज़ को हमें और आपको समझना होगा, और आप मीडिया के माध्यम से अहले आवाम को भी बताना चाहते हैं हम लोग
कि हम अभी फौरी तौर पे हम लोग प्रेस मीट करके आप लोगों को बोल रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आप देखे होंगे हम लोगों ने नुपुर शर्मा एक नामुराद जब हमारे हुजूर पर तंज कसी थी तो उसके खिलाफ भी आसनसोल में जोर शोर से आंदोलन हुआ था। फिलिस्तीनियों के ऊपर हमारे मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए हम लोगों ने रोड पे उतरा। अगर फिर कोई अगर लीडर या कोई नेता हमारे कुरान पर अटैक करेगा या किसी भी कम्युनिटी के किताबों पे अटैक करेगा तो हम ये नाकाबिले बर्दाश्त करेंगे और हम लोग इस पे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो इसका जवाब जल्द से जल्द आप मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के रहनुमा जो हैं उनके पार्टी के वो लोग दें और कलकत्ता में बैठी ममता बनर्जी जी से प्रेस रिलीज करके बताए कि उन्होंने बोलना क्या चाहा और बोल क्या गई, हमें सच्चाई से वाकिफ करा दे बस। अन्यथा हम लोग 7 से 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, अन्यथा हम लोग रोड पे उतरेंगे और अहले आवाम साथ में रहेगी। हम लोग फिर एक बार आंदोलन जोशो खरूश के साथ करेंगे और ममता बनर्जी जी को इसका जवाब देना होगा, अन्यथा ममता बनर्जी जी और उनके पार्टी के जितने लोग हैं माफी मांगे। देखिए, इसकी लड़ाई जो आप बोल रहे हैं ना, आप जो बता रहे हैं, जिस वर्ग के बारे में बोलते हुए आप हवाला दे रहे हैं, उस वर्ग की लड़ाई और साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ों की लड़ाई हमारे सदर, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस दिन से पार्लियामेंट में कदम रखे हैं वो लड़ते आ रहे हैं। और आज भी आप मीडिया और पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि माइनॉरिटी, आदिवासी, SC, ST, OBC, उनके लिए असदुद्दीन अवैसी जी हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और अगर जरूरत पड़ा तो असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश अनुसार जिस तरह पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट MIM काम कर रही है, आगे भी इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग हमारे सदर साहब से बात करेंगे। अगर इस पे उन्होंने हमने तायद कर दिया तो हम इस पे काम करेंगे। अभी तक तो चुनाव हो चुकी है, अभी तक कहीं भी आपका भविष्य आंदोलन नहीं है, कहीं भाषण देने नहीं आ रहे। देखिए, आपको बता दें, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब आप लोगों के सामने है। क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले इनको कुछ याद आ जाता है, इलेक्शन से ठीक पहले इनको किसी को अरेस्ट करवाकर जेल भेजना याद आ जाता है, इलेक्शन से पहले इनको सब कुछ याद आ जाता है। तो इससे आप लोग समझ लीजिए आसनसोल में किस तरह की तैयारी थी MIM की, और इससे इन लोगों को कितना डर हुआ, तृणमूल कांग्रेस को खास करके कितना डर हुआ। तृणमूल कांग्रेस को MIM से डर हो गई कि अगर MIM फील्ड पे रहेगी तो शायद कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी जिस तरह हाथ फैलाकर खामोश करते हैं सबको, उसी तरह दोनों हाथ में उनको कटोरा देकर यहाँ से मुंबई भेज दिया जाएगा। इसी डर से इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचकर, जो भी एक प्लानिंग के तहत हमें उस तरह से फंसाया गया। नॉमिनेशन से पहले एक दिन पहले आपको अरेस्ट किया जाता है जी, क्या आप नॉमिनेशन करने वाले थे लोकसभा चुनाव के? जाहिर सी बात है, आप मीडिया के माध्यम से और मीडिया में कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई थी कि आसनसोल से MIM कैंडिडेट देगी। चलिए, दानिश अजीज कैंडिडेट नहीं होता तो और भी अन्यथा लोगों को नाम आ रहा था ना, तो हमारा कैंडिडेचर तो सब रेडी था, A फॉर्म, B फॉर्म सब कुछ रेडी था। फिर इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले इनको क्यों याद आ गया ये सब, और याद भी आया, और ऐसा मुद्दा जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे कोर्ट ने भी नकार दिया। और हर किसी ने हम बोल कर गए थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उस पर हमें भरोसा है, और जाहिर सी बात है उस पर भरोसा रखकर ही आज हम आप सबके सामने बैठे हैं। ये उच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ और संविधान का शुक्रगुजार करता हूँ। जिस लड़की ने आप पे आरोप लगाया, तीन आरोप कुछ लगाया, उस लड़की के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं या फिर कोई लीगल एक्शन लेके जा रहे हैं? देखिए, ये अभी मैं फिलहाल बेल पे हूँ, बाहर हूँ, और गलत साबित हुआ तभी मैं बेल पे हूँ, ये आप सब जानते हैं। अब दूसरा, उस लड़की पे क्या कार्रवाई करना क्या नहीं, वो पार्टी जैसा निर्देश देगा, वो पार्टी जैसा निर्देश देगा, उसी तरह से काम होगा। तो व्यक्तिगत आपका मामला था, जी पार्टी से रिलेशन जी नहीं था, वो आपको व्यक्तिगत जी, तौर पे लेकिन ये आरोप व्यक्तिगत तौर पे था, लेकिन उसे बना दिया गया पॉलिटिकली। तो जिस तरह इन लोगों ने पॉलिटिकली बनाकर उसे सामने रिप्रेजेंट किया, तो हम लोग भी उसी तरह उसे पॉलिटिकली बनाकर उसका जवाब देंगे। आपका घर जहाँ है वो झारखंड धनबाद की है, शायद आपको शायद 9 थाना में रखा गया, अरेस्ट किया गया 9 थाना द्वारा। ये मसला क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, ये मसला यही है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, पूरी दुनिया समझ रही है। बेशक आप मीडिया के माध्यम से ही समझाना चाहते हैं।
पूरा दुनिया समझ रही है इसको। मेरा घर है आसनसोल साउथ ज्यूरिडिक्शन में, मुझे अरेस्ट करते हैं आसनसोल नॉर्थ, और जो महिला बोल रही है उनका घर है धनबाद। तो पुलिस इतना तात्पर्य हो गया कि एक दिन में ऑर्डर निकालकर एक दिन में दानिश अजीज को अरेस्ट करना है। और पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उच्च न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट के उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया। आप लोग जाइए वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, उसने अच्छा जवाब भी दिया है कि क्या है क्या नहीं, सच क्या है झूठ क्या है। और अगर मैं डंके के चोट पे फिर एक बार आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर मैं गलत होता तो शायद मैं आज जेल में होता, आपके सामने बैठकर प्रेस मीट नहीं कर रहा होता। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।